सबसे बड़े एक्सचेंज न सिर्फ देश के बल्कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के मामले में दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज के पास चलते हैं। जी हां, आशीष कुमार चौहान साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, सीधे एनएससी हेडक्वार्टर से, एनएससी के एमडी और सीईओ। आशीष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। दिवाली पर मैं आपको एक ही विश करना चाहता हूं सर, आपकी इजाजत हो तो। हम चाहते हैं कि अगली दिवाली, ये संवत 2080 वाली जो दिवाली है, अगली दिवाली के पहले हम एनएससी को बाजार में लिस्ट होते हुए देखें। ये हमारी इच्छा भी है और आपको शुभकामनाएं भी। नहीं, धन्यवाद अनिल जी। आपके सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं और आने वाला जो नया साल है उसके लिए भी बहुत बहुत ढेरों बधाई और शुभकामनाएं कि अगला साल ये साल से भी और बेहतर निकले। बिल्कुल सर। और आमतौर पर जो एनएससी की टैगलाइन रही है निवेशकों के लिए, सोचकर समझकर निवेश कर, और बार बार आप निवेश की राय देते हैं। हिंदुस्तान की इकोनॉमी और माहौल को देखते हुए इस वक्त आप निवेशकों को कितना जोर से, कितना बड़ा भरोसा देना चाहते हैं, ये बताएं सर। नहीं, इन्हें वे जैसे रामदेव जी ने भी कहा मेरे पहले कि जो जियोपॉलिटिकल एक माहौल बन रहा था कि युद्ध का माहौल है और इंटरेस्ट रेट्स बहुत बढ़ गए हैं पिछले एक साल में अमेरिका वगैरह में, तो लोगों को एक लग रहा था कि वहां पर रिसेशन आने की संभावना है। और उसी समय ऑयल वगैरह के भी भाव बढ़ रहे थे, तो दोनों तरफ से मार पड़ने की संभावना थी। जैसे आपने देखा भी होगा कि एफपीआई वगैरह अपना जो निवेश है थोड़ा वापस भी ले रहे थे, लेकिन अब पिछले एक सप्ताह से करीब 4-5 दिन से इंटरेस्ट रेट वहां पर कम होना शुरू हो गया, क्योंकि इन्फ्लेशन वहां पे नीचे आना शुरू किया और जो ऑयल का दाम था वो भी काफी ऑलमोस्ट 10-15% नीचे आ गया। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल भारत के लिए ये बहुत अच्छे संकेत है और आगे जाके और भी बेहतर बनेगा। हमने ओवरऑल पिछले 5-7 सालों में आपने देखा होगा कि जो हम इंपोर्ट कर रहे थे उससे ज्यादा आजकल एक्सपोर्ट्स में सर्विसेज और रेमिटेंसेस, ये दोनों का जो जोर है वो बढ़ चुका है और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स इज व्हाट इज कीपिंग अस अलाइव। तो मेरे हिसाब से हमें और जो हमारे नजदीकी देश है, बांग्लादेश हो, आपने देखा होगा वहां पर आजकल एक हड़ताल चल रही है। लोगों को वहां के जो टेक्सटाइल वर्कर्स है जहां से उनकी एक्सपोर्ट्स होती है, वहां पर हड़ताल चल रही है कि उनको 3 गुना सैलरी चाहिए, कि वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। सिमिलरली आपने देखा होगा पाकिस्तान में, श्रीलंका में। तो एक ही देश जो है अपने नजदीक में कि जो अच्छा कर रहा है वो इसी के बदौलत की एक तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है और दूसरा है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की वजह से और रेमिटेंसेस की वजह से। मुझे लग रहा है कि एक शुरुआत है। आगे जैसे रामदेव जी ने भी कहा, मैं हर बार कहता हूं आपके शो में कि निवेश जो ऐसी चीज होती है 5-10 साल के लिए हम करते हैं, नहीं कि सुबह खरीद के शाम को बेचना या तो डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने को भी कोई निवेश नहीं कह सकते। तो मेरी सभी से दरख्वास्त है कि आप आगे जाके निवेश करिए और आपके पास समय नहीं है अध्ययन का तो म्यूचुअल फंड के द्वारा भी या तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम के द्वारा या फाइनेंशियल एडवाइजर की भी राय लेकर के आप लंबी अवधि के लिए निवेश करिए, तो जरूर भारत का भविष्य उज्जवल है, आपका भी भविष्य उज्जवल होगा। बिल्कुल, तो लंबी अवधि के लिए निवेश करें, भारत का भविष्य भी उज्जवल है। लेकिन जो कुछ चिंताएं भारत में रहती है सर, वो सिर्फ दुनिया भर के बाहर की चिंताओं से ही है। क्या ये समझा जाए कि हमारी इकोनॉमी इतनी मजबूत स्थिति में है, हमारे बाजार इतने बेहतर हैं और हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स का जिस तरह से पार्टिसिपेशन है ग्लोबल मार्केट्स में, कुछ भगवान न करे ऊंचा नीचा हो भी जाए तो हम पर असर कम पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ऐसा मानना ठीक है? नहीं, पिछले 4-5 सालों में आपने देखा भी होगा कि पहले भारत का जो मार्केट था, जब भी एफपीआई पैसा निकालते थे तो भारत का मार्केट बैठ जाता था। पिछले 2-3 सालों में आपने देखा होगा कि कई दफा एफपीआई ने पैसे निकाल भी होंगे, लेकिन हम अपना फाइनेंस, हमारी जो ग्रोथ है उसका फाइनेंसिंग अब हमारे निवेशक ही कर रहे हैं। तो बाहर से जो आए वो एक्स्ट्रा है, लेकिन स्वाभाविक है कि चाइना में आज आपने देखा होगा एक मंदी का माहौल है, क्योंकि वहां पर डेमोग्राफिक जो वहां पे लोग हैं वो कम होते जा रहे हैं हर साल। वहां पर युवा धन जो है वो बहुत कम हो चुका है, एक 1 चाइल्ड की पॉलिसी की वजह से। सिमिलरली जापान ओल्ड हो चुका है, यूरोप ओल्ड हो चुका है, अमेरिका भी ओल्ड हो रहा है। तो एक ही देश जो है जहां पर डिमांड भी है और स्किल भी है और टेक्नोलॉजी भी है, तो मुझे लग रहा है कि एक तरह से आपने कहीं पर भी रिटर्न्स चाहिए होंगे अगले 20, 30, 50 साल के स्केल पर तो फॉरेनर्स, जो फॉरेन के बड़े निवेशक होते हैं, उनको भी भारत में आना ही पड़ेगा। उनके पेंशन फंड्स या उनके बड़े बड़े निवेशक हो, उनको सभी को भारत में आना है। और न भी आए जैसे आपने कहा तो भी भारत
आज भारत का जो नया निवेशक है, पिछले 3 सालों में करीब नए टोटल निवेशक की संख्या 80 करोड़ से अधिक पहुंच चुकी है। करीब 8 करोड़ 8.2 करोड़ हो चुकी है। तो उसमें 5 करोड़ से अधिक हाउस होल्ड्स भारत में अभी स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं। तो नेचुरली ज्यादा ज्यादा निवेश भारत में आ रहा है। और जो यंगस्टर्स है उनकी सैलरीज जो है वो उनके पेरेंट्स आज रिटायरमेंट की एज पे होंगे उससे भी ज्यादा हो रही है। तो उनके पास स्वाभाविक है, बचत भी ज्यादा है, कंजम्पशन भी ज्यादा है, डिमांड भी उनकी ज्यादा है। लेकिन जो वो लोग बचत कर रहे हैं वो आजकल रियल एस्टेट में नहीं डाल रहे हैं, गोल्ड में नहीं डाल रहे हैं, वो स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं। और खास करके म्यूचुअल फंड के जरिए या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बहुत लोग कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो प्रक्रिया है जिसमें यंगस्टर्स जो पढ़े लिखे हैं, मोबाइल के द्वारा निवेश करना जानता है, जो आपको भी सुनते हैं, निवेश की भाषा जानते हैं, वो अभी ज्यादा ज्यादा निवेश मुझे लग रहा है स्टॉक मार्केट में करेंगे। बिल्कुल, स्टॉक मार्केट का निवेश भी बढ़ रहा है, एक्सचेंज का पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं। आशीष सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस दिवाली के शुभ मौके पर जी बिजनेस से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आगे भी आपसे कई बार बात करेंगे। तो ये थे आपके लिए एनएससी से आशीष चौहान साहब, बाजार पर अपना नजरिया शेयर करते हुए।